हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस। आपका स्वागत है गो टू साइंस में। आज हम लोग साइंस में यानी क्लास 10th की ही बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। दोस्तों, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं 2021 में आप लोगों के, तो उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेटेज मैंने आपको बता रखा है इससे पिछले वाली वीडियो में कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर क्लिक करके पूरा जो सिचुएशन है, मतलब जो कौन से चैप्टर कितने नंबर के आ रहे हैं वो आप जाकर उसमें देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आज जो बात करेंगे वो एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैं चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। यस एग्जैक्टली, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बट मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। बेसिकली उन बातों पर ज्यादा ध्यान दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बहुत ज्यादा फिल्टर करके नॉलेज को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कोशिश करना कि लास्ट तक देखो, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ी सी लंबी के होने के चक्कर में अपना एग्जाम खराब मत करना। सो प्लीज इसको लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी चीजें एक करके समझ में हो सके। तो पेन और नोटबुक लेके बैठो ताकि आप कुछ नोट डाउन भी कर सको या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाए और एक नोट्स बन जाए आपके सामने, शॉर्ट नोट्स। तो बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। सीबीएसई एंड आईसीएसई बहुत सारे बोर्ड्स में काम आ जाते हैं। इवन ये एसएससी के पेपर्स में, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एसिड के बारे में कि व्हाट इज एसिड एग्जैक्टली। सो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि देखो भाई, जो सारी चीज आपके टीचर ने बताया वो जो सारी चीजें जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब जो जिसका टेस्ट सॉर होता है, तो उनको हम एसिड कहते हैं। मतलब जैसे नींबू हम लोग खाते हैं तो नींबू में जो नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है, तो नींबू के अंदर एक सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? तो जो भी चीजें खट्टी होंगी ना उसके अंदर एसिड पाया जाता है। पहले का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप ऑरेंज खाते हो उसके अंदर जनरली एसिड होता है। इमली खाते हो, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। आप विनेगर, सिरका जो होता है मेनली, सिरका में सिट्रिक एसिड होता है। तो जनरली ये सारी चीजें क्या है, एसिड्स है। मतलब जो खट्टी होंगी, जैसे दही है, कर्ड, उसमें भी एसिड है, लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों ये सारी चीजें एसिड है जो हम पहले पढ़ते थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि एसिड यानी क्लास 10th में जो नॉलेज हम लोगों को गेन करना है एसिड के बारे में, वो ये है कि सर एसिड वो, इसको थोड़ा लिखते भी लोग है ना कि सर वो सारे सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलेंगे, वो सारे सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलेंगे जो वाटर सॉल्यूशन में, दोस्तों क्या, वाटर सॉल्यूशन में, पानी में घुल करके क्या मिले हमें, ये से H+ आए। जो वाटर सॉल्यूशन में क्या दे हमें, टूट के डिसोसिएट होके, इसका डिसोसिएशन होगा, टूटेगा, विखंडन होगा और क्या मिलेगा, H+ आयन रिलीज होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो वाटर में घुलते ही H+ आयन रिलीज कर देता है तो सर वो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। चलो अब सर एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम लोग। अच्छा पता है एक चीज और, ये H+ आयन जो हमने पानी में इस एसिड को डाला, H+ आयन करा। अब इस H+ को अगर मैं पानी के साथ H+ को H2O के साथ अगर मैं वापस से कंबाइन करवा दूं तो, और ये कंबाइन हो जाते हैं दोस्तों सॉल्यूशन में, H+ अकेला बैठा नहीं रहता, ये बिल्कुल जुगाड़ में रहता किस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल उसे मिले फ्री और उसके साथ अटैच हो जाए, और जैसे अटैच होगा दोस्तों ये बना लेगा H3O+। दोस्तों इसका नाम पता है क्या? इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा एसिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं जरा, एक चीज और। अच्छा, ये जो हाइड्रोनियम आयन है दोस्तों, ये हाइड्रोनियम आयन हमारा, क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड जब वाटर में घोल देते हैं, जब एसिड का वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कौन सा आयन पाया जाता है, तो जाहिर बात है आप बोलोगे सर क्योंकि उसके अंदर H+ आयन रिलीज होता है और फिर वो बात बना देता है हाइड्रोनियम आयन। सो वी कैन से दैट कि सर हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है। अब आप बताओ कि जैसे जैसे H+ आयन बढ़ाएंगे एसिड में, जैसे एसिड मिला देते हैं उसमें और ज्यादा एसिड मिलाते हैं तो H+ आयन बढ़ता जाएगा और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा सॉल्यूशन में अगर आप और एसिड मिलाते हो और एसिड ऐड करते हो तो क्या होगा, तो अगर और एसिड ऐड करेंगे तो H+ बढ़ेगा और जो फाइनली हाइड्रोनियम आयन का होगा इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भाई, ये इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात कि क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा? भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर वो चीज जिसके अंदर आयन पाए जाएंगे, जो आयन कंटेन करेंगे, उनके वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं।
आपने देखा ये हाइड्रोजन आयन कंटेन कर रहा है, सर आयन है, इसके ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर लेगा। सो एसिड्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं थोड़ा इसके एग्जांपल, एसिड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। एसिड के कुछ एग्जांपल्स याद रख लो जो क्लास 10 में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे HCl है ना, H2SO4 है, फॉर्मूला के साथ याद रखो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे HNO3 है, ठीक है, और एक है H2CO3। दोस्तों मैं इसको ना थोड़ा सा ना ग्रीन बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्यों बताऊंगा। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स, क्या है इसके एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं एसिड। क्लियर है दोस्तों। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहलाता है, H2CO3 कार्बनिक एसिड कहलाता है। क्लियर है। तो आपने एसिड्स के एग्जांपल देख लिए, इसको याद रखो। कभी कभी मैं आपसे अभी बीच में पूछूंगा, अच्छा तो एसिड का एग्जांपल बताओगे, कोई सा भी एसिड ले लो अपने आप से, तो आप इसमें से एक कोई फॉर्मूला जो आपको अच्छा सा लग जाए वो ले लेना, ठीक है। वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। हमने ग्रीन बॉक्स में क्यों ऐड किया इसके अंदर, देखो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों, ये सारे स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग खतरनाक एसिड है, लेकिन उनमें से ये वाला जो एसिड है ना उसको H2CO3 कार्बनिक एसिड बहुत ज्यादा वीक एसिड है दोस्तों। ये वीक एसिड होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कोला में करते हैं। कोला जो ड्रिंक होता है नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक होता है, तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। इसमें इसको ग्रीन बॉक्स में रखा, पेपर में पूछा जाता है। क्लियर। अब हम थोड़ा बात करते हैं बेस, ये तो क्या एसिड। सर बेसिस क्या होंगे, बेसिस दोस्तों जैसे एसिड का एग्जांपल था, जैसे दोस्तों एसिड का हमने दिया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स, ऐसी बेसिस के भी कुछ ऐसे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। हर वो सब्सटेंस, वैसे बेसिस हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे कि सर जिसका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, सर जो बिटर टेस्ट होगा ना सर वो बेस होता है। जैसे साबुन है ना, सर ये बेस है ना, पेस्ट जो होता है उसके अंदर वो बेसेस मिले होते हैं। पान के साथ चूना खाते हैं हम लोग, वो बेस होता है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि सर बेसिस तो बिटर होते थे पहले, लेकिन अब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या ये चेंज हो गया बिटर वाला? नहीं, वही है। एसिड अब भी खट्टे होते हैं, बेसिस अब भी बिटर होते हैं, लेकिन अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ लेंगे। और पहचान है सर बेसिस की क्या, जैसे बेसिस को अगर आप वाटर सॉल्यूशन में मिलाओगे, बेसिस अगर वाटर सॉल्यूशन में मिलेगा तो क्या होगा, अगर बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हो, अगर वाटर सॉल्यूशन के साथ इसको लेते हो तो ये देगा हमें OH-। क्या देगा दोस्तों, OH-। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, भी कभी कभी बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन बोलते हैं। चलो अब जाहिर बात है सर इसके अंदर भी आयन, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। क्लियर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। इसमें कोई डिसोसिएशन वगैरह ऐसा नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोनियम आयन बन जाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल तरीका याद रखो कि NaOH, जैसे कोई भी मेटल ले लो, जैसे Na मेटल है, सोडियम पोटेशियम क्लास में यम आ जाए, वो मेटल्स होता है नॉर्मली, आपको मैंने सिखाया था, ऐसे ट्रिकली बताया था 1 से लेकर के 20 तक, हीलियम को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे Na सोडियम है तो मेटल है सर, इसके साथ OH लगा दो, देखो ये एग्जांपल बन गया बेस का। तो भाई किसी भी मेटल के साथ OH लगा दो, नॉर्मली वो बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे K के साथ लगा दो OH, ये बेस है। क्या है ये, बेस है। अच्छा उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया NH4OH, अब तुमको से तो मेटल नहीं है, कोई बात नहीं सर, एक अलग कोई थोड़ा हट के भी याद रखो ना कुछ चीजें, कुछ कंपाउंड। NH4OH को कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज तो चलो बता दिया मैंने आपको तरीका कि मेटल के साथ OH लगा दो बेस होगा, एक आध ऐसे याद रखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये बेस होता है। क्लियर चीज ओके, वीक बेस कहलाता है, कैसा बेस, वीक बेस। चलो तो इस तरह के बेसिस होता है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड ट्वाइस, बहुत ही फेमस, कई बार आपने रिएक्शन में इसको देखा होगा, लाइम वाटर स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे क्या है, बेसिस हैं, बेसिस के एग्जाम्पल से सारे। अब सर बेसिस भी हो गए क्लियर। अब सर क्या होता है, सॉल्ट। तीसरा क्या है, सॉल्ट। मैं पहले ब्रीफ है ना थोड़ा सा जानकारी दूंगा इसके बारे में, तीनों के बारे में, फिर हम थोड़ा डिटेल में उड़ेंगे। सर ये सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट दोस्तों। एसिड देख लो, कोई सा भी एसिड उठाओ ना, HCl, हमने क्या किया, HCl लिया, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और एक ले लेते हैं HNO3। दोस्तों एक काम करो, एक चीज कॉमन देख रहे हो आप इन तीनों फॉर्मूले में, एक चीज कॉमन है क्या सर, सबकी स्टार्टिंग में H लगा हुआ है, सबकी स्टार्टिंग में लगा हुआ H लगा हुआ है। इसका मतलब है सर कि अगर मैं यहाँ से H को हटा दूं, H को हटा के कोई भी मेटल रखो, इस H को हटाओ और कोई भी मेटल रख दो, एसिड के H को हटाओ और कोई भी मेटल रख दो। मैंने रखा Na सोडियम, Cl तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो NaCl जैसे ही H को हटाया और जो मिला हमें मेटल रखने के बाद, वो हमारा भाई सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, कि एसिड के हाइड्रोजन को जब मेटल रिप्लेस कर दे तो जो कंपाउंड बचेगा हमारे पास, जो बनेगा कंपाउंड, वो हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा। दोस्तों अब बताओ, आप ही बताओ, लोग बताओ फटाफट जल्दी, इस H को हटाऊं,
अब बताओ क्या क्या रखूं यहाँ पर, H को हटाऊंगा तो मैं रखूंगा, जैसे मान लो मैंने रखा है Ca कैल्शियम, तो CaSO4 दोस्तों ये कैल्शियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है तरह का, क्या है ये भी सॉल्ट है। उसके बाद इस H को हटाया हमने, इस H को हटाया हमने K रख दिया, K, तो KNO3 ये भी क्या है, ये भी एक सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट नाम है। तो आपने देखा कि किस तरह से एसिड फेज को हटा करके हमने मेटल रखा तो क्या बन जाता है, सॉल्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है। व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन बाय अ मेटल, ठीक है, देन वी गेट सॉल्ट, देन वी गेट सॉल्ट। अब सब उसको लिख भी लिया करो हैंड टू हैंड, रोक करके वीडियो को पॉज करके ना समझ में पीछे से बैक करो वापस से, फिर से देखो, ठीक है। ये था दोस्तों एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब दोस्त ये पढ़ते हैं हम लोग कि एसिड के टाइप्स भी होते हैं क्या सर, एसिड के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं भाई, है कि नहीं। एसिड के टाइप्स, बेसिस के टाइप्स, सॉल्ट्स के टाइप्स, टाइप्स क्या होता है सर। देखो एसिड्स के ना बहुत सारे टाइप्स हैं। एसिड्स के कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स, डरना मत, 6 टाइप्स, मैं ऐसे डराने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे 6 टाइप को हम आराम से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, कैटेगराइज मतलब तोड़ करके पढ़ेंगे जो याद हो जाए। देखो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ध्यान देना, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आज की क्लास में याद करवा के भेजूंगा मैं आपको। देखना एसिड के कितने टाइप्स है दोस्तों, 6, लेकिन 6 नहीं 2 टाइप्स। चलो क्या है, 2 टाइप्स। पहले मैं लगता हूँ ऐसा रोमन लगाकर, रोमन नंबर में टाइप्स ऑफ एसिड लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में 1। किस बेसिस पर मैं बेसिस लिख रहा हूँ, किस बेसिस पर मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ पता है एसिड को। पहले लिख लेता हूँ H प्लस आयन के बेसिस पर, मैंने इसके बेस पर एसिड को 2 पार्ट में बांटा। एक है हमारा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा, लार्ज H प्लस। भाई जो भी एसिड, तो याद होगा, जो भी एसिड ज्यादा H प्लस आयन दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। सीधी सी बात, खत्म, डेफिनेशन फिनिश। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल अभी आपने मैंने यहाँ पर रखा था ना एग्जाम्पल, चारों के चारों, उसमें से तीन जो थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl, H2SO4, HNO। अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हो गया सर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, लार्ज H प्लस आयन जो थे, ज्यादा H प्लस आयन थे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सर। हो गया खत्म, बी पार्ट। दूसरा हमारा वीक एसिड, क्या है दोस्तों, वीक एसिड। दोस्तों वीक एसिड क्या होता है, इसका उल्टा, जो स्मॉल नंबर ऑफ H प्लस आयन या जो लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन बोल दो या लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो क्या है वो वीक एसिड। अब वीक एसिड का एग्जांपल आपने देख लिया, एक एग्जांपल आप वीक एसिड का भी रख सकते हो, H2CO3। ये एग्जांपल जरूर याद रखना, H2CO3 एक वीक एसिड है। और एंड ऑल नेचुरल एसिड, जितने नेचुरल एसिड है सारे नींबू में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, लैक्टिक एसिड दही में, सब क्या है आंटिस्टिंग में, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। ये सब नेचुरल एसिड है और सारे के सारे वीक एसिड है, हम उसको एडिबल मतलब खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एसिड के 2 टाइप्स। देखो कितना आसान हो गया, एसिड के 2 टाइप्स, किस बेस पे, H प्लस आयन के बेस पे। दूसरा जो हमने बांटा है इसको दोस्तों, वो किस बेस पे बांटा पता है, बेसिस। इस बार क्या लिया मैंने, इस बार बेसिस लिया मैंने वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। इस बार बेसिस मैंने लिया अमाउंट ऑफ वाटर। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 गिलास दिया, एक गिलास ये है, एक गिलास ये। मैंने इसमें अपने राइट हैंड वाले में, इस वाले में वाटर ज्यादा ऐड किया और एसिड कम ऐड किया। क्या बोला मैंने, वाटर ज्यादा, एसिड थोड़ा ही ज्यादा। और इस वाले में एसिड ज्यादा ऐड किया और वाटर थोड़ा ही सा। इसका मतलब है सर जिसमें वाटर ज्यादा एसिड कम, ये कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड, DILUT, डाइल्यूट एसिड। और जिसमें एसिड ज्यादा है सर, वाटर कम है, पानी कम है इसमें, ये कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दोस्तों इसके 2 टाइप्स हो गए फिर ना, कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स। एक होता है सर डाइल्यूट एसिड, क्या होता है डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर ज्यादा, इसमें वाटर इज मोर देन एसिड, वाटर इज मोर देन एसिड, शायद एसिड से ज्यादा होगा। और अगर दूसरा लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन होगा बच्चों, जिसमें एसिड इज मोर देन वाटर, एसिड इज मोर देन वाटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया हमारा 2 टाइप और फिनिश। वाटर के बेसिस पर सर 2 तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा तीसरा बेसिस क्या है भाई दोस्तों, तीसरा जो बेसिस हमारा वो है, किसी को पता हो तो कमेंट में लिख के बताओ क्या है तीसरा बेसिस। तीसरा बेसिस है दोस्तों सोर्स। क्या है, सोर्स के बेसिस पर, यहाँ पर मैं बेसिस लिखता हूँ ना, बेसिस क्या है इस बार, सोर्स के बेसिस पर दोस्तों 2 तरह के एसिड हैं। कितने तरह के, 2 तरह के एसिड हैं। पहला सोर्स के बेसिस पर 2 तरह के, एक है नेचुरल एसिड, जो पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेचुरल एसिड है ये। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है हमारा
सिंथेटिक एसिड। लेकिन जरा गौर करना यहाँ पर एक चीज, नेचुरल एसिड को दूसरे लफ्ज में, दूसरे वर्ड में ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। और सिंथेटिक एसिड को दूसरे वर्ड में हम लोग, इसके 2-3 नाम है भाई। देखना मैं नाम क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है भाई। अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं पेपर में आपसे, इसलिए मैं डिफरेंट नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सिंथेटिक एसिड का नाम है या तो मैनमेड एसिड, में लिखता नहीं, मैनमेड एसिड आपको पता है, सिंथेटिक एसिड। एक और पूछा जाएगा ऑर्गेनिक है तो ये क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। इस नाम से पूछा जाता है कभी कभी, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक। या फिर क्या पूछा जाएगा? या फिर मिनरल एसिड के नाम से पूछा। किस नाम से बच्चों? मिनरल एसिड के नाम से पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये तीनों नाम जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर याद रहेगा तभी किसी भी नाम से पूछ ले आप आंसर दे के आओगे। तो इस तरह से एसिड के कितने टाइप्स हो गए? 6। देखो हम लोग डर रहे थे ना, तो कुछ भी नहीं है सर, H+ देखो अब अभी सुना दो मैं। H+ के बेसिस पर, H+ के बेसिस पर 2, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो ज्यादा H+ आएंगे वो स्ट्रॉन्ग, कम H+ आएंगे वीक। वाटर के बेसिस पर सर 2 होते हैं सर, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट जिसमें सर पानी ज्यादा हो, वाटर कम हो, है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो, ठीक है। डाइल्यूट क्या है? जिसमें पानी ज्यादा हो, एसिड कम हो। और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें एसिड ज्यादा हो, पानी कम हो गया सर। और तीसरा हमारा एग्जांपल क्या है? नेचुरल और सिंथेटिक। दोस्तों नेचुरल एसिड जो हमें नेचुरल सोर्स से मिले, लाइक दही से मिलने वाला एसिड, है ना, नींबू से मिलने वाला एसिड, ये सारे जितने भी मैंने बताया नींबू में है ना, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, है ना, दही में, कर्ड में एसिटिक, लैक्टिक एसिड। उसके बाद जनरली हमारा विनेगर में एसिटिक एसिड, है ना, एंटिस्टिंग में, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। आप चाहो को बोल रहा हूँ मैं, लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद रॉ एप्पल में, मतलब कच्चा सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद टैमरिंड, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। ये सारे एसिड्स नेचुरल एसिड है, एडिबल है, खा सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल एसिड्स के आपने एग्जाम्पल देख लिए। सिंथेटिक या मिनरल एसिड के एग्जांपल, लाइक अभी जो हमने सर्कल में लिखा था थोड़े देर याद है? सर्कल में HCl, देखो मैं बोला था ना, याद दिलाऊंगा बार बार, HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। दोस्तों ये सारे के सारे वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते, सॉरी सिंथेटिक एसिड कहलाते हैं, मिनरल एसिड कहलाते हैं। ये सारे के सारे चारों के चारों मिनरल एसिड है। कैसे है? मिनरल, सिंथेटिक एसिड, या इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। पर एक बात बताऊं, ये सारे सिंथेटिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद है मैंने ग्रीन बॉक्स में बंद किया था, H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक एसिड है, तो एक एक्सेप्शन आ जाता है। ये सर सारे सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड सारे के सारे वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के एक वीक होता था, वो है कार्बनिक एसिड। ऐसे ही सारे नेचुरल एसिड सर वीक होते हैं, सारे नेचुरल एसिड वीक होते हैं, और सारे सिंथेटिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर सिंथेटिक में एक एक्सेप्शन है सर, एक तो वीक है, कार्बनिक एसिड, जिसका इस्तेमाल कोला में किया जाता है सॉफ्टवेयर में। आपने देख लिया एसिड के टाइप्स, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देख लो आप आराम से, सारे टाइप्स आपके सामने हैं एसिड्स के, ठीक है। अब सर बेसिस के एग्जांपल्स, बेस के भी एग्जांपल है, यस देखो दोस्तों बेस के भी एग्जांपल है। हम बेस में ज्यादा एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेसिस के जो एग्जांपल्स है दोस्तों, बेसिस के जो एग्जांपल्स मतलब टाइप्स हैं बेसिस के, देखा जाए तो बेसिस के सिर्फ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस, ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल फटाफट लिख लो, एग्जांपल पूछा जाता है पेपर में, एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। KOH, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा MgOH का, नहीं MgOH में CaOH का होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों वीक एसिड का एग्जांपल लिख लो, MgOH का होल्ड ट्वाइस। दोस्तों इसके बारे में एक बात बताऊं, इस MgOH के होल्ड ट्वाइस को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें आपको ये चीज मिला होगा, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। लास्ट वीडियो का ना इसी से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, पता है आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर लिंक जरूर दे रखा होगा और उसमें देख लेना है आपके क्लास में। जब ये चैप्टर पढ़ लो तो उसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कॉमन नेम है। ये भी हमारा वीक बेस है, ठीक है। और वीक बेस में कौन है? NH4OH, ये भी हमारा वीक बेस है, NH4OH। उसके बाद CuOH का होल्ड ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे कैसे बेसिस है दोस्तों? कैसे बेसिस है? वीक बेसिस। ये सारे के सारे वीक बेस है दोस्तों। सॉल्ट भी 2 तरह का होता है, सॉल्ट भी 2 तरह के, सॉल्ट के टाइप देख लो, सॉल्ट भी 2 तरह का होता है। सॉल्ट 2 तरह के, एक तो सर एसिडिक सॉल्ट, तो देखो जरा ध्यान से, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसलिए इसको कहा गया है एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या कहा गया? एसिडिक सॉल्ट कहा गया है। एक है बेसिक सॉल्ट, ये आप जान ही गए होंगे क्या होगा इसमें, बेसिक सॉल्ट मतलब सर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और प्लस में वीक एसिड,
क्लियर है बच्चों, समझ लो। अब एग्जांपल लिखूंगा, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। पूछ देता पेपर में, एसिडिक सॉल्ट किससे बना होता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस से एसिडिक खा गया। एग्जांपल देख लो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो, HCl भाई, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो, HCl लिया हमने, प्लस एक वीक बेस लो। उठाओ वीक बेस, कहाँ है वीक बेस, एक ये वाला उठा लो, मान लो NH4OH, सर NH4OH लिखा, बहुत ही आसान सा देखते हैं देखो, OH हट जाएगा, OH यहाँ से हटेगा, NH4 किसके साथ आ जाएगा, HCl के साथ, H को हटा देगा, तो NH4Cl के साथ, NH4Cl के साथ, जैसे NH4Cl के साथ आएगा तो NH4Cl बना लेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और प्लस में बना लेगा ये H2O, क्या बना लेगा H2O। दोस्तों ये अमोनियम क्लोराइड जो है, ये जो अमोनियम क्लोराइड दिख रहा होगा आपको, ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। तो एग्जांपल याद कर लो, एसिडिक सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड होता है। अब सर बेसिक सॉल्ट क्या है, आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस लो, स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस को अपने मर्जी से स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया सर NaOH, क्या ले लिया NaOH, या NaOH ना लोगे तो आप ये लो KOH ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना। अब एक जो है आप क्या ले लो, वीक एसिड। अभी मैंने आपसे कहा था वीक एसिड H2CO3, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, कार्बनिक एसिड H2CO3, कार्बनिक एसिड ले लो, H2CO3 वीक एसिड होता है, H2CO3। दोस्तों क्या बनेगा, K और CO3 एक साथ, H को हटा देगा, फिर K ज्यादा रिएक्टिव है, H को यहाँ से उड़ा देगा, तो K CO3 के साथ आएगा तो K2CO3 बनेगा, और प्लस में H2O बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा। दोस्तों ये K2CO3 जो हमारा, ये K2CO3 ये कैसा एसिड है, ये सॉरी कैसा सॉल्ट है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट। कैसा है, बेसिक सॉल्ट। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसिड के सारे टाइप्स क्या है, मतलब एसिड के, बेस के और सॉल्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके ना केमिकल, एसिड बेस एंड सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सर क्या है, तो देखो दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड से बने, सारे रिएक्शन से बने, सारे किससे बने दोस्तों, सारे के सारे रिएक्शन, उसके 7 रिएक्शन हैं। क्या है, एसिड बेस की कितने रिएक्शन है, 7 रिएक्शन है दोस्तों। उन 7 रिएक्शन में सिर्फ एसिड और बेसिस के रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, सिर्फ रिएक्शन बिलोंगिंग टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसलिए बिकॉज देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो रिएक्शंस है वो बहुत ही आराम से एक वीडियो में पूरा मैं उसी के लिए स्पेशली बनाऊंगा, रिएक्शंस के लिए बनाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो ना तो फटाफट जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज अगली वीडियो जो मैं डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, बता रहा हूँ। तो यार आपको कुछ करना ही नहीं होता, बस ये है आप पढ़ते रहो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जाहिर बात है फायदा आपको होने वाला है। हमारा क्या है भाई, देखो आप हमारे फैमिली में ऐड जाओगे, मैं अच्छा लगेगा, जाहिर बात है कि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है, एक माहौल मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे कर दिया होगा, थैंक यू सो मच, लाइक भी कर दो, लाइक करने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी जा रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच यार, आप लोग वैसे हैं। अब आप बताओ कि मुझे रिएक्शंस क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा रिएक्शन समझाऊंगा, डोंट वरी, सारे रिएक्शंस को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो अगली वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं सीधा पीएच स्केल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल सर, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल दोस्तों ये क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक तरह का स्केल है दोस्तों, ये स्केल है, मान लो क्या है स्केल, ये कैसा स्केल है दोस्तों, इस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखे होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, 0 से 14 तक, ये 0 है मान लो, ठीक है, ये बीच में कहीं 7 होता है, बीच में कहीं क्या होता है 7 होता है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों इस तरह से नंबरिंग की होती है इसके ऊपर। तो पीएच स्केल करता है कैसा, पीएच स्केल क्या है, ऐसा स्केल है जो ये इस बात को डिसाइड करता है, क्वांटिफाई करता है H+ आयन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना H+ आयन है वो कौन बताएगा, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बेसिकली किसको डील करता है, H+ आयन को क्वांटिफाई करता है, H+ आयन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर पीएच की वैल्यू किसी की, देखो मैं यहाँ पर डार्क बना रहा हूँ थोड़ा सा, पीएच की वैल्यू, किसी की पीएच वैल्यू 7 से अगर कम आती है, ध्यान रखना, अगर किसी की पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है, इसका मतलब वो बच्चों क्या है, एसिड है, क्या है एसिड। अगर किसी के पीएच वैल्यू 6 है, 6.5 है या 5.6 है या 5 है, 4 है, 3 है, 7 से कम है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, उसको एसिड। पीएच स्केल क्या है, H+ आयन को मतलब वो करता है, क्वांटिफाई करता है। और अगर 7 से कम पीएच किसी का आ रही है सॉल्यूशन की, मतलब उसका एसिड है। और अगर 7 से ज्यादा है किसी की पीएच, तो दोस्तों वो क्या है, बेस है, वो क्या है, बेस है। और जिसकी पीएच 7 आ जाए सर,
वो हमेशा न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? न्यूट्रल कहलाता है। क्लियर है? न्यूट्रल कहलाता है। दोस्तों पीएच डिसाइड करता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। ठीक है, जैसे पीएच स्केल सिर्फ H प्लस आयन को क्वांटिफाई करता है, तो यहाँ से एक सवाल पूछ जाता है। क्या सवाल उठता है भाई कि अच्छा बताओ, अगर पीएच स्केल H प्लस आयन को क्वांटिफाई करता है तो यहाँ बेस क्यों लिखा हुआ है? बेस में तो OH माइनस आयन होता है, बेस में तो OH माइनस आयन होते हैं ना, तो बेस को क्यों लिख रखा है हमने बेस को? तो यहाँ से एक सवाल उठ जाता है, क्या सर बेस में भी H प्लस आयन होते हैं क्या? क्योंकि ये तो सिर्फ H प्लस आयन को पहचानता है, तो क्या बेस में भी H प्लस आयन होते हैं? यस और नो? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है। क्लियर है? इंडेक्स क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन आल्सो कंटेन, है ना, आल्सो कंटेन H प्लस आयन? इफ यस देन व्हाई दे आर कॉल्ड बेस? इसको फिर बेस क्यों बोलते हैं दोस्तों? यस, बेसिस में भी H प्लस आयन होते हैं। अभी रुक जाओ, अभी हड़बड़ाना नहीं है, बता रहा हूं मैं। बेसिस में भी H प्लस आयन होते हैं, लेकिन इतने कम होते हैं OH माइनस आयन की कंपैरिजन में, इतने कम होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेस में। एक एग्जाम्पल दो, मान लो कि आपने एक गिलास बहुत ही मीठा शरबत बनाया, बहुत ही स्वीट, बहुत ही ज्यादा मीठा शरबत बनाया, और आप बताओ कि पूरे मीठे शरबत में अगर आप इतना सा 2 दाना 2 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट डाल दो, 3 पार्टिकल्स 3 दाना सॉल्ट का डाल दो, है ना, क्या उस जो मीठा शरबत था बहुत ज्यादा, क्या वो नमकीन हो जाएगा? नहीं ना होगा। ऐसे ही सर बेस में ऐसे ही H प्लस आयन होते हैं, जैसे नमक था मीठे शरबत में, ऐसे बेस में H प्लस आयन होता है। बहुत कम होते हैं, इतने कम कि मतलब जनरली ये बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि देखो क्या ये सही है या गलत है? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। ये सही है कि गलत? दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पीएच हमेशा H प्लस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो आप जरा, जितना ज्यादा आप पीएच में घटते चले जाओगे, जितना ज्यादा पीएच कम होता चला जाएगा, H प्लस उतना बढ़ता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन है, जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना उसमें H प्लस ज्यादा होगा, और H प्लस ज्यादा होता है तो वो एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अभी बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है? जिसमें H प्लस आयन ज्यादा हो। इसका मतलब सर पीएच जितना कम उतना ज्यादा H प्लस, उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा एसिडिक। मतलब एक का एग्जाम्पल देखो, एक का पीएच है 5 और एक का पीएच है 2। एक ए सॉल्यूशन है उसका पीएच है 5, एक बी सॉल्यूशन का पीएच है 2। ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास, एक ए और एक बी। इसका पीएच 5 है, इसका पीएच 2। आप बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आप देखना जिसका पीएच कम हो, जिसका पीएच कम हो ना वो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब 0 के करीब जो ज्यादा हो ना वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो सर इसका पीएच कम है, तो सर ये मोर एसिडिक, ये क्या होगा? ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक। ये कम, ये भी एसिड है पर ये कम एसिडिक, ये कम एसिडिक है। तो दोस्तों आप जैसे जैसे 7 से नीचे बढ़ोगे H प्लस आयन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे 7 से नीचे आओगे H प्लस आयन बढ़ेगा, तभी तो एसिडिक बढ़ती चली जाती है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो H प्लस आयन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे 7 से दूर जाओगे, मतलब 14 पे जाओगे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? H प्लस आयन बढ़ेगा? नहीं, H प्लस आयन घटेगा और OH माइनस आयन क्या होगा? इसके अंदर बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे मान लो कि 11, एक का पीएच, एक सॉल्यूशन का पीएच है 11 और एक और सॉल्यूशन है इसका पीएच है 13। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा दोस्तों? 13 वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि 13 में H प्लस आयन बहुत कम होंगे, लेकिन 11 में H प्लस आयन थोड़े ज्यादा होंगे। तो ज्यादा बेसिक की कौन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? 13 वाला। क्लियर है? तो सीधी सी बात है सर, बेस में ऐसा समझ लो, बेस में नंबर अगर बढ़ेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा, एसिड में नंबर घटेंगे तो वो ज्यादा एसिडिक बनता चला जाएगा। ये याद रहेगा, तो इसको लिख लीजिए कहीं पर, अपने लफ्ज में, अपने वर्ड में लिख लो कि बेस में अगर 7 से ज्यादा जितना नंबर 7 से नंबर बढ़ेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, 7 से नंबर घटेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी घटेगी। इसको लिख लो अपने। क्लियर है? यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। ओके, कोई प्रॉब्लम है? पीएच जो हमारा नॉर्मली जो पीएच वैल्यू होता है ना दोस्तों, पीएच वैल्यू सॉरी पीएच स्केल, वो सिर्फ क्या बता रहा है? H प्लस आयन को, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, H प्लस आयन को क्वांटिफाई करता है। इससे ज्यादा कुछ भी पूछा जाएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है सर? देखो ध्यान से, इंडिकेटर्स क्या होता है दोस्तों? मैं इंडिकेटर्स में भी वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंडिकेटर्स 4 तरह के होते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या वैसे? अरे गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं, ये एसिड बेस वाला इंडिकेटर है। गाड़ी वाला इंडिकेटर, मैंने एक बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ इंडिकेटर क्या होता है, तो सर वो गाड़ी में जो बताता है लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इंडिकेटर वो नहीं है, ये दूसरा इंडिकेटर। ये इंडिकेटर वैसे ये सब्सटेंसेज है। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज। इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंसेज होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ये, वैसे सब्सटेंसेज होते हैं जो ये बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, बाई चेंज इन स्मेल और कलर। यानी स्मेल या कलर में चेंज करके बता दे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इंडिकेटर्स होता है।
इंडिकेटर्स रिलेटेड टू स्मेल एंड कलर, कलर और स्मेल चेंज के बताता है कौन एसिड कौन बेस। अब ये इंडिकेटर्स ना, इंडिकेटर्स 4 तरह के। इंडिकेटर्स क्या होता है बता दिया मैंने आपको। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो स्मेल या कलर चेंज करके बताते हैं कौन एसिड है कौन सॉल्ट है, वो बेस है, कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसमें 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं। हमारा पहला क्या है, नेचुरल, क्या है दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या है, सिंथेटिक, क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दोस्तों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और चौथा क्या है हमारा, चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है दोस्तों, और यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 4 इंडिकेटर्स फटाफट देख लेते हैं। देखो नेचुरल, जो सर नेचुरल सोर्स से मिले, जाहिर सी बात है नाम ही नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन आएंगे, इसका एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है। कितने एग्जांपल है, 2। पहला है लिटमस, पहला है लिटमस। दोस्तों लिटमस ना 2 कलर में होता है, ब्लू भी होते हैं और रेड भी होते हैं, ब्लू भी होता है और रेड भी होते हैं। तो लिटमस लाइकेन नाम के सब्सटेंस से, मतलब लाइकेन नाम के ऑर्गेनिज्म से इसको हम लोग निकालते हैं और बनाया जाता है लिटमस। और लिटमस 2 तरह का होता है, ब्लू और रेड, 2 कलर में होता है। और लिटमस 2 फॉर्म में भी पाया जाता है। आप शॉपकीपर के पास जाओगे ना तो लिटमस दे दो, तो लिटमस पूछेगा बेटा लिटमस पेपर वाला दो या सोल्यूशन वाला। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपका, मतलब कि सोल्यूशन में भी पाया जाता है और पेपर के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो लिटमस 2 कलर में होते हैं और 2 फॉर्म में होते हैं। तो जो भी है सर लिटमस 2 कलर में होंगे और एसिड या बेस के साथ ये अपने कलर को चेंज करेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक। दोस्तों टर्मरिक हल्दी, जनरली अब पता है सबको कि हल्दी जो है वो येलो कलर का होता है। तो लिटमस जो है अगर एसिड है, ध्यान सुनना, ये जो ब्लू है, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। किसके साथ, एसिड के साथ। तो कितना बढ़िया तरीका बता। लिटमस अगर ब्लू है तो एसिड के साथ रेड हो जाएगा। अगर रेड है तो एसिड के साथ इसका कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू ही एसिड के साथ अपना कलर चेंज करेगा और रेड बनाएगा। क्लियर। और अगर सर रेड है, लिटमस है, तो वो बेस के साथ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये सर बेस के साथ ब्लू हो जाएगा, काम खत्म लिटमस का। क्लियर है। लिटमस ब्लू एसिड के साथ रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड हो जाता है। रेड लिटमस एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ। लाल लिटमस है ना, उसको आप एसिड में उड़वा दो कोई चेंज नहीं करेगा। भाई ब्लू एसिड में उड़वाओ रेड हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा रेड लिटमस ब्लू बेस के साथ क्या कर देता है, उसको ब्लू कर देता है। क्लियर है। रेड लिटमस अपने आप को क्या कर देता है, ब्लू बना लेता है बेस के साथ। क्लियर है। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी जनरली येलो कलर में होगा, भाई सबको पता है हल्दी तो कौन से कलर को घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हल्दी जो हमारा टर्मरिक है दोस्तों वो येलो होता है और एसिड के साथ इसका कोई चेंज नहीं होता है। एसिड के साथ नो चेंज, बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। बेस के साथ ये रेडिश, आपके व्हाइट कपड़े पे कभी सालन गिरा होगा, आप उसमें भिगो के साबुन लगाओ, देखो ना रेड हो जाएगा, येलो दिखेगा पहले शुरू में, फिर क्या हो जाएगा बाद में। जैसे साबुन लगाओगे, साबुन क्या होता है, बेस होता है। जैसे आपने बेस अप्लाई किया वो हल्दी लगा हुआ था आपने कपड़े में, आपने जैसे अप्लाई किया वो क्या होगा, ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो दोस्तों जो टर्मरिक हल्दी है वो इंडिकेटर है नेचुरल, वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखाएगा। उसमें नींबू निचोड़ दो, हल्दी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कलर से, लेकिन जैसे उसमें बेस मिलाओ, जैसे बेस मिलाओ उसका कलर सीधा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आई होप कि आपको इससे समझना आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। दोस्तों सिंथेटिक इंडिकेटर भी 2 एग्जांपल है इसके। सिंथेटिक मतलब जो हम लोग लैब में बनाते हो, ठीक है, उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा है फिनोल्फथैलीन। नाम थोड़ा सा अजीब है पर पढ़ना पड़ेगा, फिनोल्फथैलीन। 1-2 बार जबान पे लाऊंगा याद हो जाएगा, फिनोल्फथैलीन। तो ये 2 एग्जांपल है इसके सिंथेटिक के। मिथाइल ऑरेंज, दोस्तों मिथाइल ऑरेंज कलर किसका है, ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज। और दोस्तों ये एसिड के साथ ना गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। क्लियर है। एसिड खतरनाक है भाई, ऐसे याद कर लो कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है, एसिड के साथ रेड हो जाता है। और बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज से ये हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है, येलो। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो, बेस के साथ येलो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अक्सर एसिड के साथ इंडिकेटर्स रेड होता है, ध्यान रखना। ऊपर देखिए ना, ब्लू एसिड के साथ रेड हो जाता है, तो एसिड के साथ अक्सर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो रेड हो जाता है। ऐसे याद रखो यार कि मिथाइल ऑरेंज है सर, एसिड के साथ रेड, बेस के साथ येलो, बेस के साथ येलो। मिथाइल और फिनोल्फथैलीन, देखो इसका कोई कलर दिख रहा है नाम से, इसका मतलब कोई कलर ही नहीं होता, ये कलरलेस। क्या होता है दोस्तों, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, पानी कलर का होता है। लेकिन इसमें आप नींबू निचोड़ो, नींबू मतलब एसिड डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ये टर्मरिक की तरह है बिल्कुल, एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें बेस मिला है, साबुन का घोल मिला दिया,
कुछ भी बेस मिलाया, चूने का पानी डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी, अगर बेस मिलाया इसमें फिनोल्फथालीन में, तो ये हो जाएगा बहुत ही प्यारा कलर, इसको कहते हैं पिंक। खास करके लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंदीदा कलर होता है, पता है आपको, तो पिंक कलर का हो जाएगा। फिनोल्फथालीन में जैसे बेस मिलाएंगे तो ये वैसे रहेगा व्हाइट, बिल्कुल पानी, कलरलेस, व्हाइट भी नहीं, कलरलेस, पानी की तरह। जैसे ही हमने बेस मिलाया बिल्कुल पिंक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए याद रखो पिंक कौन होता है भाई, फिनोल्फथालीन होता है। एसिड के साथ इसका कोई चेंज नहीं होता, बेस के साथ पिंक। याद हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर, ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे वैसे, ये दो एग्जांपल। अब ऑल्फैक्टरी में कलर चेंज नहीं करेगा, ये दोनों तो कलर चेंज कर रहा है, ये दोनों कलर चेंज कर रहा है, और ये जो ना हमारा ये स्मेल चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा बच्चों? स्मेल चेंज करके बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है। इसके एग्जांपल है क्लूव, ठीक है, अनियन, क्लूव है, अनियन है, वनीला है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। स्मेल में चेंज करके बता देगा कि ऑल्फैक्ट मतलब ये एसिड है या बेस। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दोस्तों ये जो वर्ड है ना ऑल्फैक्ट वर्ड, ये ऑल्फैक्ट वर्ड आया है स्मेल से रिलेटेड चीजों को बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर इन सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है एक तरह से देखा जाए, और यूनिवर्सल इंडिकेटर साथ में पीएच रेंज भी देता है। क्या देता है? सॉल्यूशन का पीएच रेंज भी देगा। पीएच रेंज भी बताएगा कि कलर के हिसाब से कि कौन सा सॉल्यूशन क्या कलर देता है इंडिकेटर को, तो उसका पीएच कितना हो जाएगा। मान लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसने कलर दिया रेड, बिल्कुल रेड, तो उसका पीएच इसका इसका ना एक वो आता है, एक चार्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो उसमें लिखा रहता है 0 1 2 3 इस तरह से लिखा रहता है। उसमें 0 1 2 3 के साथ साथ मतलब कलरिंग भी होती है, कलर कोडिंग भी होती है। उसमें देख के रेड, जहाँ रेड के नीचे देख लेना, अच्छा सर 1 है, तो इसका मतलब 1 उसका पीएच है, मतलब 1 के आसपास या 1 होगा उसका पीएच। तो समझ पा रहे हो आप? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ये तो बताता है कलर में चेंज करके कि एसिड बेस है, साथ में पीएच वैल्यू भी दे देता है, साथ में पीएच वैल्यू दे देता है। ये था हमारा दोस्तों इंडिकेटर्स, और आपका ये इंडिकेटर्स हो गया है फिनिश। पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं बहुत सारे, एक नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली रखा रहेगा, आप देख लेना एक साथ। क्लियर है? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए गौर से सुनिएगा, और चाहे तो थोड़ा कोशिश करना है वन शॉट में देखो, आप इसको एक ही बार में देखो तो पूरा का पूरा एसिड बेस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गारंटी मेरी है भाई, बताता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। सारे की सारी चीजें आपको ऐसी चीजें कि भाई एग्जाम में आपको सीधा सीधा मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है दोस्तों जिसके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है, और वो 4 कंपाउंड्स है जिसके बारे में 3 बातें पढ़ेंगे कि सर कैसे बनते हैं, इसका रिएक्शन क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। बस ये अपने आप में लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मतलब यहाँ से तो मैं साइन कर दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन होंगे ही, सच बता रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से क्वेश्चन होंगे, और एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। 4 कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, 4 कंपाउंड को एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सबसे जो इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है दोस्तों वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं कैसा कंपाउंड है सर। ब्लीचिंग पाउडर, हर कंपाउंड के बारे में 3 बातें पढ़नी है। कितनी बातें? 4 के बारे में 3 बातें पढ़नी है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में 3 बातें। पहली बात कैसे बनते हैं ब्लीचिंग पाउडर, पहला क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर कैसे? देखो ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा वो एक तरह का व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये बनते कैसे हैं देखो। आप लोग इसको तो जानते ही हो कि CaOH का बोल तो क्या है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब जानते हैं इसको। और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जैसे ऐड करेंगे तो बच्चों पता है ये क्या देगा, ये देगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस ऐड किया, ये देगा हमें CaOCl2 प्लस में H2। दोस्तों ये जो CaOCl2 आप देख रहे हो कैल्शियम, इसका कॉमन, इसका केमिकल नेम लिख लो चाहो तो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही है ब्लीचिंग पाउडर। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही है ब्लीचिंग पाउडर। ये दोस्तों ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऐसे ही बनता है। तो आपने देखिए साथ साथ में कैसे बनते हैं, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, आप लिख भी सकते हो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर देन वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? अब इसका यूज क्या होता है, तो मैं यूज ऐसे ही बता देता हूँ। यूज क्या होता है इसका, 2-3 यूज है भाई, इसको याद रखना। पहला यूज है ब्लीचिंग पाउडर का कि भाई ब्लीचिंग पाउडर कॉटन, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है कलर को चेंज करने के लिए।
टेक्सटाइल, पेपर और कॉटन इंडस्ट्रीज। इसका दूसरा यूज है दोस्तों कि वाटर को, इसका दूसरा यूज है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन से बचाना हो, इन्फेक्शन दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, दूसरा यूज। तीसरा यूज होता है दोस्तों कि ये जो है आप इसको लिख लिया करो, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लो, ठीक है। तीसरा यूज है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, एज एन इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है सर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किसी को ऑक्सीजन देना हो तो आप इसको ऐड करवा दो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे इसके यूजेस थे। अब जो दूसरा कंपाउंड है दोस्तों, दूसरा कंपाउंड उसका नाम है बेकिंग सोडा। दूसरा कंपाउंड उसका मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग दोस्तों ये वही सोडा है जिसका आप दिमाग में इमेज बन गया होगा, मम्मी मंगवाती है सबसे बेकिंग सोडा। तो ये क्या करता है वैसे, बेसिक खाने में यानी ब्रेड वगैरह को क्रिस्पी और फ्लफी स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब किचन में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का, ठीक है। ये दोनों वैसे अलग अलग चीजें बताऊंगा अभी, कैसे बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे मैं यूज में बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों वैसे रिएक्शन देखोगे ना तो देखने में बड़ा अजीब सा, खतरनाक सा लगेगा। मैं बस आपको ऐसा बताऊंगा ना कि मतलब आपको लगेगा यार अच्छा ऐसे बनता है, जैसे चाय नहीं बनाते लोग कि भाई दूध लो, पानी लो, उसमें पत्ती मिलाओ, चीनी मिलाओ, सब चीज, तो ऐसे याद हो जाता है। अच्छा सर ये मिलाना, ये मिलाना, ये मिलाना, ऐसे इसको याद करेंगे। देखो नमक लो, सबसे पहले क्या लेना है? नमक, NaCl। नमक में क्या मिलाया? पानी, जिसको हम लोग दोनों को मिला के कहा जाता है ब्राइन। आपको शायद मैंने बताया होगा, ब्राइन, BRIN, ब्राइन। अच्छा नमक में क्या मिलाया? पानी। देखो मैं बना रहा हूँ बेकिंग सोडा, नमक में क्या मिलाया? पानी, और उसमें मिलाओ कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओ, और थोड़ा सा उसके अंदर मिला दो अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, बता चुका हूँ किसी वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर वीडियो में बताया था, उसका लिंक नीचे दे रखा है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एसिड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका लिंक नीचे दे रखा है। मेटल नॉन मेटल थर्ड चैप्टर, उसका लिंक नीचे दे रखा है। इंपॉर्टेंट है, सारे बता रहा हूँ मैं, देख लेना, छोड़ना मत। NaCl H2O, मतलब नमक मिला है, नमक है ना, कॉमन सॉल्ट है NaCl, खाने वाला नमक है ना, जिसको हम कॉमन सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो नमक में पानी मिलाया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया थोड़ा सा मिला दिया, और सर जो बनेगा हमारे पास वही है हमारा, जैसे बनेगा क्या? NH4, ये लेते हैं NaHCO3 बनेगा, जो हमारा दिखने में तो लग रहा है सर ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या? ये है क्या बेकिंग सोडा? यस यही है, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लो या सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ लो, यही है बेकिंग सोडा। क्लियर है? और इसके अलावा क्या बनेगा सर? एक सॉल्ट बनता है NH4Cl। याद है कुछ कैसा सॉल्ट है ये? याद है कुछ? एसिडिक सॉल्ट है ये, ठीक है। तो NH4Cl, क्लियर है? तो इसका खैर इसका कोई काम नहीं यहाँ पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा है बेकिंग सोडा, ये हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन का, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? अच्छा सर बेकिंग सोडा बन गया। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर बेकिंग सोडा को मैं हीट करूं तो क्या होगा? NaHCO3 को दोस्तों अगर मैं हीट करूं तो क्या होगा? देखो अगर मैं NaCO3 को हीट करता हूँ, हीट को ना ब्रैकेट में कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, कभी हीट नहीं लिखा रहेगा और ट्रायंगल लिखा रहेगा, तो ना हीट है। तो जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये बनेगा Na2CO3, क्या बनाएगा? Na2CO3, और प्लस में एक गैस निकालेगा CO2 और H2, क्या निकालेगा? H2। बस ये सीधी सी बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो दोस्तों ये देखना आप पेपर में कभी कभी आता है कि अच्छा बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं कौन सी गैस निकलती है? आपको उसकी ना पहचान बताएगा कि ये ऐसी गैस है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है। अरे यार मतलब वो आपको इशारा दे रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है? तो आग को बुझा देता है नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा कि ये कैसे बनते हैं, और ये जब इसको हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये बेकिंग सोडा को, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है? अच्छा यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग प्रोसेस में, यानी कि जो केक वगैरह बनाते हैं वो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है, वहाँ निकलता है तो थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है, जगह खाली हो जाता है तो स्पॉन्जी होता है केक हमारा। खैर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना हम लोगों को। अब इसके इंपॉर्टेंट है यूजेस, इसके यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला यूज है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाते? देखिए बेकिंग सोडा उठाया हमने NaHCO3 में, और इसमें हमने एक एसिड बनाया। कौन सा एसिड? नहीं पता, NCERT ने ऐसा कहा ही नहीं। NCERT ने कहा कि इसमें ना टार्टरिक एसिड मिला दो। टार्टरिक कौन सा एसिड है? एडिबल एसिड है, टैमरिन इमली में पाया जाता है। तो टार्टरिक एसिड, मैं कहता हूँ कोई सा भी एसिड मिला दो, एडिबल एसिड, तो क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर।
खैर इन्होंने टार्टरिक एसिड बताया है, लेकिन ऐसा यहाँ पर क्या लिखूं जो ये बता दे कि एसिड है, कौन सा है नहीं पता, पर ये इतना बता दे कि हाँ ये एसिड मिलाया जा रहा है इसमें। ऐसा क्या लिखूं यहाँ पर जो लगे मतलब एसिड मिलाया जा रहा है दोस्तों, वो है H+। H+ लिखते ही क्लियर हो जाता है, अच्छा सर इसमें एसिड मिलाया जा रहा है, कौन सा पता नहीं, पर एडिबल एसिड है, ध्यान रखना, एडिबल खाने वाला एसिड मिलाना है इसके अंदर। किसके अंदर? ये बेकिंग सोडा है, क्या है हमारा बेकिंग सोडा। बना क्या रहे हैं हम लोग? बेकिंग पाउडर। क्या बना रहे हैं? बेकिंग पाउडर। तो हमने क्या मिलाया इसमें? एसिड मिलाया। जैसे एसिड मिलाया दोस्तों, तो इसमें से क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर रिलीज हो जाएगा और बनेगा सोडियम सॉल्ट। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सोडियम सॉल्ट। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर तो हमारा सोडियम सॉल्ट। अभी सोडियम सॉल्ट क्यों लिखा हमने? सर क्लियर ही नहीं है कौन सा सॉल्ट बनेगा ना। यहाँ पर हमने जो एसिड लिया उसको कोई एग्जांपल लिया क्या? मैंने HCl लिया यहाँ पर, क्या किसी एसिड का फॉर्मूला लिखा? अगर किसी एसिड का फॉर्मूला मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं अगर यहाँ लिखता HCl लिखता, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखता है? HCl। तो भाई Na किसके साथ जाता? Cl के साथ, तो NaCl सॉल्ट बन जाता। पर हमने HCl लिया, H2SO4 तो लिया ही नहीं, तो हमने सिर्फ H+ लिखा है। तो इतना तो पता है सर सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट में कौन सा मेटल रहेगा? सोडियम मेटल रहेगा सर। तो इसलिए मैं लिख दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ऐसा लिखा रहता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। दोस्तों ये प्रोसेस है बेकिंग पाउडर बनाने का। इसका दूसरा यूज, बेकिंग सोडा का दूसरा यूज दोस्तों, ये तो पहला यूज था बेकिंग पाउडर बनाना, टू मेक बेकिंग पाउडर। दूसरा यूज हो बेकिंग सोडा का दूसरा यूज है दोस्तों एंटासिड के तौर पे। एंटासिड के तौर पे बेकिंग सोडा एंटासिडिक दवाई है, जो एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में हमारे, तो उसके इस्तेमाल में हम लाते हैं ताकि हम न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो मतलब एंटासिड के तौर पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा और एक साथ में एक और मिलाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी थोड़ा मिलाया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है एंटासिड के। तो आप कहीं पर कोने में लिख लेना, एंटासिड जो है वो इन तीनों से मिलकर बना होता है। क्या है ना, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारी चीज होती है, पर ये मेन इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ, ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट। तो पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से ना चीजों को लिख लीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा यूज की सर इसका एंटासिड में इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल सुनो, बेकिंग सोडा का तीसरा इस्तेमाल। बेकिंग सोडा का तीसरा इस्तेमाल है दोस्तों कि ये जनरली फायर एक्सटिंग्विशर, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के काम में आता है। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से, इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जनरली केक को पहले बता दिया था, फ्लफी स्पॉन्जी क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल, पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा का। बाकी डोमेस्टिक पर्पस में इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस किसके हैं? बेकिंग सोडा के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। कमेंट सेक्शन कोई डाउट हो फौरन लिखो, नहीं समझ में आ रहा बैक से देखो, दोबारा रिपीट करो इसको, लेकिन देखो जरूर, छोड़ो मत एक चीज को, बता रहा हूँ मैं। कभी नहीं समझ, तब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ये वाला पार्ट समझ में आया, अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा की तरफ। वॉशिंग सोडा दोस्तों ध्यान से बस 5 मिनट और थोड़ा सा सब्र कर लेना, 5 मिनट और। वॉशिंग सोडा दोस्तों, वॉशिंग सोडा है हमारा तीसरा कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। नाम ही वॉशिंग सोडा का, धोने के काम में आएगा भाई, घर में बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह। क्लियर है? तो वॉशिंग सोडा सर कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे रिएक्शन, फिर यूजेस। दोस्तों वॉशिंग सोडा में पहले बता दूं कैसे बनता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। हाँ, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है आप लोग, क्या हमारा बेकिंग सोडा दिया था, बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3 बेकिंग सोडा था दोस्तों, ध्यान देना प्लीज, NaHCO3 बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा को क्या करो, हीट करो, हीट किया तो क्या मिलता है हम लोगों को? Na2CO3। क्या मिलता है? Na2 प्लस में CO2 और प्लस में H2। दोस्तों एक काम करो, आप Na2CO3 उठाओ, इसी से मिलेगा। Na2CO3 को लिया और इसमें ऐड किया 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे ही ऐड किया तो हमें मिलेगा Na2CO3.10H2। दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं पता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या कॉमन नेम इसका पूछ ले तो वही है सर वॉशिंग सोडा। आपने देखा कैसे बना कि हमने पहले बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है ना, फिर इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, हमारा बन गया, क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। ये क्या है? वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद कर लेना, ध्यान से याद कर लेना, बता रहा हूँ मैं। वॉशिंग सोडा क्या मिला? वॉशिंग सोडा। अब आप ही बताओ आप लोग कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या हो सकता है? आप सबको पता होगा, डोमेस्टिक पर्पस में धुलाई करने के काम आता है ना, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, साबुन, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के सामान है ना, बनाने का काम आता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जनरली एक और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, पेपर में पूछा जाएगा। वाटर जो है ना दो तरह का, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर होता है जिसमें समुद्र का पानी होता है, सॉफ्ट वाटर जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, नलके का पानी होता है। तो हार्ड वाटर को, खारा पानी को सॉफ्ट वाटर बनाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा।
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा यूज, तीसरा यूज, इसका इस्तेमाल बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स एक क्लीनिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, इसका इस्तेमाल क्लीनिंग पर्पस में करते हैं लोग, सफाई के, ठीक है। तो उसको बनाने में भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल वैसे और भी बहुत सारा है, पर ये मेन मैंने आपको बताया जो आपको याद रखना है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ते हैं लोग। लास्ट हमारा कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? लास्ट कंपाउंड, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि भाई मैं जिसको इंपॉर्टेंट बोलूं समझ लेना, इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं एक तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चैप्टर में बहुत सारा, और ऊपर से एक इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको अलग से, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट का स्क्वायर समझ लो उसका, ठीक है। चलिए, तो लास्ट हमारा चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, ये एक्चुअली पेरिस के एरिया के आसपास ये जिससे बनाया जाता नहीं है, वो पेरिस के एरिया के आसपास बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका नाम है जिप्सम, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोई और रीजन नहीं है इसका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सर कैसे बनता है? पीओपी शॉर्टकट में कहते हैं, पीओपी, देखो ना, पीओपी, पीओपी शॉर्टकट कैसे बनता है? देखो भाई, हमने क्या करना, जिप्सम लेना, पहले बता देता हूँ। जिप्सम एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल सीमेंट वगैरह बनाने में किया जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल जोड़ने के लिए, ईंट वगैरह को घर बनाने में, ब्रिक्स वगैरह को। तो मतलब जिप्सम लिया हमने, जिप्सम को क्या करना, गर्म कर लेना। जिप्सम को गर्म किया, उसमें से कुछ वाटर रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और जो बचा वही पीओपी लेते हैं इसको। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2। यह जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब होता है दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता चुका हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड में जब वाटर मिला हो, किसी डॉट के फॉर्म में टेनेस्टुअल फिक्स नंबर ऑफ वाटर मिला हो, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, इसी को बोलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखना, तो इसके अंदर क्या है, 2H2 मिला हो, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ये भी एक एग्जांपल है। चलो खैर, जिप्सम है इसका नाम, क्या नाम है इसका, जिप्सम। हमने जिप्सम लिया, जिप्सम को क्या किया, गर्म किया, हीट किया, कितने, 373 केल्विन। पेपर में बच्चों ये भी पूछा सकता है, अच्छा तो डिग्री में कितना, और जिप्सम को कितने डिग्री, तो ऑप्शन में तो डिग्री में देना, हमने तो आपको केल्विन बताया, तो ऑप्शन में डिग्री में पूछ ले तो 100 डिग्री, 373 में से 273 माइनस करो, 100 आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो भाई 0 डिग्री में 273 केल्विन, अगर इसमें 100 और ऐड कर दो, कितना ऐड करो, 100, अगर 100 और ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। इसमें भी 100 ऐड करो, इसमें भी 100 ऐड करो, इसमें हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन की बात करें तो इसमें हो जाएगी 100 ऐड किया आपने, इसमें भी 100 ऐड किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और केल्विन कितना हुआ, 373 केल्विन। दोस्तों इस तरह से अगर डिग्री में पूछा जाए तो आप डिग्री में आंसर दो, ठीक है, मतलब उसमें डिग्री में ऑप्शन। अच्छा, अब हम बात करें सर बनेंगे क्या। देखो जैसे ही ये CaSO4 जो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, जिप्सम टूटेगा, तो क्या होगा, CaSO4.12H2O, यही है पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो गलती यहाँ पर ये हो जाती है, हम कैल्शियम की जगह ना कॉपर समझने लगते हैं, कॉपर नहीं है, कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को पीओपी कहा जाता है। यही हमारा पीओपी। और साथ में बताओ कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया होता ना, ये हाफ H2O है, हेमीहाइड्रेट है, मतलब यहाँ पे 2 H2O था सर, इसमें से बस आधा H2O यहाँ रह गया, तो बचा कितना, 2 में से हाफ को माइनस करो तो 3/2 H2O सर रिलीज हो गया। ये हमारा तो पीओपी वाला जो पार्ट है बस यही है, ये पीओपी है, कुछ वाटर रिलीज हो गया और पीओपी का फॉर्मेशन हो गया। तो हम इसको लिखते कैसे, देखो, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, देन water molecule is released, some water molecules is released and we get calcium sulfate hemihydrate. This is called POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह से जनरली इसको हम बताते हैं। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बता दूं कि पीओपी में अगर वापस से पानी मिलाया जाए तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। तो सर बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि पीओपी का हम लाते हैं मार्केट, उसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं अगर ये मॉइस्चर की वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो ये वापस से जिप्सम हो जाएगा, विच इज यूजलेस फॉर अस। क्लियर है? अब इसके यूजर्स के बारे में देखिए। इसका पहला यूजर दोस्तों पीओपी का कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं हड्डी को राइट पोजीशन पे जोड़ने के लिए, यानी कि जो ब्रोकन बोन्स होते हैं, यानी कि जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको राइट पोजीशन में जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू फिक्स द
है ना। तो फिक्स द ब्रोकन बोन ऑन द राइट पोजीशन, ये हो गया पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, ये सरफेस को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल, इट इज यूज्ड टू मेक द सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज क्या है इसका, तीसरा इस्तेमाल है दोस्तों पीओपी का डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। चौथा यूज है इसका दोस्तों पीओपी का कि ये टॉयज बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में इस्तेमाल होता है, स्टैचूज बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो नए हो प्लीज लाइक अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रिएक्शन वाला वीडियो वो छूटे ना पाए आपसे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, डेफिनेटली वहां से पेपर में आएगा। और ये जो आज बताया है इसमें से मैं गारंटी देता हूँ आपको सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों फटाफट जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और लाइक करके ही जाना, और नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द मैं आपको अपलोड करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ से आती है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और सारे लिंक नीचे दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, और जो हमने इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया था जो उसकी वीडियो थी उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ। उसको इसको पढ़ने के बाद वो करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और मेहनत से तैयारी कीजिए एग्जाम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।